हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और 10 नए वर्ड्स देखेंगे। ग्रामर का पोर्शन जो हम इससे पहले लास्ट में लेते थे वो अभी एक अलग वीडियो में आएगा, ठीक है। तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकैबुलरी इन दिस वीडियो, राइट। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है वोसिफोरस। देखो कौन सा वर्ड है, वोसिफोरस। वोसिफोरस, ठीक है। चलो तो ये वोसिफोरस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे पहले। नो वन वॉज मोर वोसिफोरस इन कंडेमिंग इट देन मिस्टर गांधी। क्या दिया है? नो वन वॉज मोर वोसिफोरस इन कंडेमिंग इट देन मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी से ज्यादा और कोई नहीं था ऐसा जिसने इसे ज्यादा वोसिफोरसली कंडेम किया। कंडेम करना मतलब धिक्कार करना, निंदा करना किसी चीज। और अगर उसको वोसिफोरस तरीके से अगर किया जाए तो वोसिफोरस मतलब होता है बहुत लाउडली या जोर से या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली। वोसिफोरस का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली। बहुत ज़्यादा लाउडली या कॉन्फिडेंटली अगर किसी चीज़ के पीछे, हम कहेंगे ना पुरजोर तरीके से उसके पीछे लगना या पुरजोर तरीके से किसी चीज़ को बताना, बोलना, इट इज़ कॉल्ड वोसिफोरस। आप किसी चीज़ को बताने के लिए या समझाने के लिए पूरी ताकत से जब लग जाते हो और उसे जोर से और कॉन्फिडेंटली बताते हो, देन यू आर वोसिफोरस। तब आप क्या होते हो? वोसिफोरस होते हो, ठीक है। तो वोसिफोरस का मतलब क्या हो गया? एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली। देखो वोसी वॉइस से रिलेटेड वर्ड आता है ना, वॉइस है ना। वोसी में वॉइस का फीलिंग आता है, राइट। वैसे वॉइस ज्यादा होना यानी वोसिफोरस होना। सिनोनिम क्या होंगे इसके? नॉइजी होना या लाउड होना, आवाज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका फिर? बहुत साइलेंटली या क्वाइटली किसी चीज को दिखना, साइलेंट होना या क्वाइट होना, राइट। आगे ध्यान में समझ गया वोसिफोरस का मतलब क्या है? वोसिफोरस यानी पुरजोर तरीके से किसी चीज को एक तो स्वीकारना या रिजेक्ट करना, पर जोर से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सेक्युलर। सेक्युलर ये हमारे पॉलिटिक्स में एक बहुत कॉमन वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी बाद में ऐड किया हुआ वर्ड है सेक्युलर। व्हाट डज सेक्युलर मीन? चलो पहले सेंटेंस देखेंगे। सम पीपल एस्क्राइब टू अ सेक्युलर वर्ल्ड व्यू। कुछ लोग किस वर्ल्ड व्यू को फॉलो करते हैं, कुछ कौन से वर्ल्ड व्यू की साइड लेते हैं? वो साइड लेते हैं सेक्युलर वर्ल्ड व्यू। सेक्युलर का मतलब होता है जहां पे रिलीजियन का कोई मतलब नहीं है, देयर रिलीजन इज नॉट एट ऑल देयर, ठीक है। ऐसी चीज को बोलेंगे हम सेक्युलर, जहां पे रिलीजियन का विषय नहीं आता। तो सेक्युलर का मतलब क्या हो गया? नॉट हैविंग एनी कनेक्शन टू रिलीजन। किसी रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब होता है सेक्युलर। आपने बहुत बार सुना होगा, हमारी पॉलिटिक्स में भी ये वर्ड हमेशा आता है कि कुछ लोग सेक्युलर है, कुछ लोग सेक्युलर नहीं है। लोग अपने एक दूसरे को बोलते रहते हैं सेक्युलर है या नहीं है। सेक्युलर का मतलब ये है अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, सॉरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो तो देन यू कैनॉट बी सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी रिलीजन को अपने काम के आड़े नहीं आने देना या उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं होने देना, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एथिस्टिक। एथिस्ट मतलब कौन होता है? जिसे जिसे आस्था नहीं है। नास्तिक को क्या बोलेंगे हम? एथिस्ट है। उसी टाइप का थोड़ा सा, एग्जैक्टली वो मतलब नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी उसी टाइप का कि जहां पे रिलीजियन में आस्था नहीं है किसी, ठीक है, या गॉडलेस। नॉट एग्जैक्टली सेम बट मोर और लेस सेम मीनिंग वाले। एंटोनिम क्या होगा इसका? रिलीजियस। जो रिलीजियन के बारे में पहले सोचे वो हो गया रिलीजियस या स्पिरिचुअल। रिलीजन के बारे में पहले सोचे ऐसा नहीं बोलेंगे हम। रिलीजियस है, जिसे आस्था है किसी चीज, वो हो गया रिलीजियस, ठीक है, या स्पिरिचुअल। समझ गए? तो सेक्युलर का मतलब क्या होगा? सेक्युलर का मतलब होता है एक रिलीजन या
एक्चुअली किसी भी रिलीजियन की सपोर्ट में ना जाते हुए अपने काम से काम रखना, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट से एक का जो नाउन फॉर्म है वो होता है कॉग्निजेंस। ठीक है, तो हम कॉग्निजेंस को भी देख लेंगे साथ में और कॉग्निजेंट को भी देखेंगे। ठीक है, कॉग्निजेंट। लेट अस फर्स्ट रीड दी सेंटेंस। ये सेंटेंस पढ़ेंगे। Statesmen must be cognizant of the political boundaries within which they work. स्टेट्समैन जो होते हैं, स्टेट्समैन मतलब ऐसे लोग जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बराबर है, उनको कहेंगे हम स्टेट्समैन। दे मस्ट बी, और वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टेट्समैन मस्ट बी कॉग्निजेंट, उनको कॉग्निजेंट होना चाहिए इस चीज के लिए, ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज विद इन विच दे वर्क, उनको अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में कॉग्निजेंट होना चाहिए। कॉग्निजेंट होना चाहिए मतलब क्या? जागरूक होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहाँ तक है, हम कितना बोल सकते हैं और किस विषय के बाहर या किस विषय के अंदर हमको नहीं पढ़ना चाहिए, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो अपने बाउंड्रीज के प्रति जागरूक होना या किसी भी चीज के प्रति जागरूक होना इज कॉल्ड कॉग्निजेंट होना। ठीक है, या फिर आपने वर्ड सुना होगा कॉग्निजेंस, यहाँ पे इन सी लगा दिया तो ये हो जाएगा कॉग्निजेंस। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने कोई चीज हो गई तो उसका कॉग्निजेंस लिया, या बहुत बार हम लोग कोर्ट से कहते हैं कोर्ट शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू। कॉग्निजेंस मतलब कोर्ट उस चीज पे ध्यान दे, उस चीज से जागरूक हो, उस चीज से सीखे, ध्यान दे, बेसिकली कॉल्ड कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंट मतलब जागरूक होना, कॉग्निजेंस मतलब ध्यान देना, सेम मीनिंग से है। कॉग्निजेंट क्या होगा? हैविंग और डिस्प्लेइंग एन अप्रिसिएशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, जागरूक होके दूसरे की फीलिंग्स के प्रति उनको भी रिस्पेक्ट करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? सेंसिटिव होना, परसेप्टिव होना या थॉटफुल होना। जब आप जागरूक रहेंगे तो ही आप लोगों को समझ सकेंगे ना, सबको, तब आप सेंसिटिव होंगे, परसेप्टिव होंगे या थॉटफुल होंगे। एंटोनिम क्या होगा? आप भेदभाव करने लगे, इनडिफरेंट हो जाए या किसी चीज के प्रति इनसेंसिटिव हो जाए, वो उसका हो जाएगा एंटोनिम। समझ गए? कॉग्निजेंट का मतलब, कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जागरूक होना, बराबर। चलो, या किसी चीज के बारे में आपको पता होना तो आप कॉग्निजेंट हो। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉन्सर्टेड, कंसर्टेड, कंसर्टेड या कॉन्सर्टेड। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। द स्लो डाउन वॉज, स्लो डाउन यानी पेस को धीमा करना, पेस मतलब स्पीड, स्पीड को धीमा करना, स्लो डाउन। द स्लो डाउन वॉज अ कॉन्सर्टेड एक्शन बाय द वर्कर्स, वर्कर्स ने मिल के किया गया एक्शन था ये। कंसर्टेड का मतलब होता है मिल के करना, सबने मिल के करना। तो सारे वर्कर्स ने मिल के जो ये एक्शन किया था उसकी वजह से क्या हुआ था, काम में स्पीड कम हो गई थी, स्लो डाउन आया था, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड कंसर्टेड, मतलब सबने मिल के करना। कंसर्टेड का एक एडजेक्टिव है ना, एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? देखो, डिसाइडेड और प्लान्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबने मिल के तय करना और फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना। तो शायद काम की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही होगी, सारे वर्कर्स मिल गए और उन्होंने डिसाइड किया यार काम बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा आराम से कर लेंगे, और फिर सब साथ में सबने डिसाइड किया लेट अस स्लो डाउन दी पेस। फिर कंसर्टेड एक्शन से उन्होंने पेस क्या कर दी, स्लो डाउन कर दी, धीमा कर दिया काम। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा फिर कंसर्टेड का? सबने एक मिल जाना और मिल के काम करना, तो इसको कहेंगे हम ज्वाइन या कंबाइंड या कलेक्टिव एफर्ट्स। कंसर्टेड एफर्ट्स का मतलब ही क्या होगा? कलेक्टेड एफर्ट्स। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा या फ्रेज, कंसर्टेड एफर्ट्स ना। यानी अगर आपको परिश्रम करने हैं तो कैसे कर सकते हो? कंसर्टेड एफर्ट्स ले सकते हो, मतलब सब मिलके कर सकते हो, राइट। एंटोनिम क्या होगा इसका? अलग अलग करना, मतलब इंडिविजुअली करना,
सेपरेट करना या किसी एक साइड में होके करना, वन साइडेड, राइट। आ गया ध्यान में? कॉन्सर्टेड, बहुत सिंपल सा वर्ड है कॉन्सर्टेड, मतलब सबने मिलके करना है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग टास्क, बहुत बार ये वर्ड सुना, डॉन्टिंग टास्क। ठीक है, अब ये देखेंगे सेंटेंस क्या है। फॉर आर पुलिस टू बी बोथ इफेक्टिव एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन है हाँ, फॉर आर पुलिस टू बी बोथ इफेक्टिव एंड ह्यूमेन इज अ डॉन्टिंग टास्क। पुलिस के लिए ये बहुत डॉन्टिंग टास्क है। ऐसा टास्क है, डॉन्टिंग टास्क है। कौन सा टास्क लेकिन डॉन्टिंग है? कि दोनों होना, क्या दोनों होना? इफेक्टिव भी होना और ह्यूमेन भी होना। ह्यूमेन का मतलब क्या होगा? ह्यूमेन मतलब मानवता से सबको ट्रीट करना। अब अगर पुलिस बहुत ही इंसानियत और मानवता दिखाने लगे लोगों को ट्रीट करने में, लोगों से व्यवहार करने में, तो पुलिस इफेक्टिव रहेगी क्या? अगर चोर को पकड़ लिया जाए और चोर से मानवता से पूछा जाए कि भाई क्यों चोरी की, कैसे चोरी की, तो चोर आंसर बताएगा क्या? चोर कभी भी उत्तर देने वाला नहीं है। इसीलिए इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमेन नहीं रह सकती पुलिस, बराबर है, क्योंकि पुलिस को क्या करना होता है? इफेक्टिव रहना होता है। तो ये दोनों साथ में होना बहुत मुश्किल चीज़ है पुलिस के लिए। ऐसी चीज़ है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसी चीज़ जो बहुत ही कठिन हो उसे कहेंगे हम डॉन्टिंग। मतलब इतनी कठिन हो कि जिसकी वजह से आपका खुद का मॉरल डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग, बराबर। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलने गए और आपकी पहली बॉलिंग है, दूसरी टीम बैटिंग कर रही है। अब दूसरी टीम ने 50 ओवर के मैच में 450 रन कर दिए। अब 450 जब चेस करने आप जाओगे तो 450 का टारगेट देख के ही आपको क्या पता चल जाएगा? भाई ये तो होने वाला नहीं है। मतलब वो देख के, टारगेट देख के ही आपको लगना कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और आपका मॉरल डाउन हो जाए, ऐसे टास्क को हम कहेंगे इट इज़ अ डॉन्टिंग टास्क। समझ गए? तो डॉन्टिंग का मतलब क्या होगा? तो डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट होना दैट इट टेंड्स टू डिस्करेज और डीमोरलाइज, है ना। कुछ टास्क या कोई टास्क इतना मुश्किल होना कि उससे आपका आत्मविश्वास ही गिर जाए, डीमोरलाइज हो जाओ या डिस्करेज हो जाओ। तो सिनोनिम क्या होंगे इसके? इंटिमिडेटिंग या अनसेटलिंग, आपको इंटिमिडेट करे या अनसेटल कर दे, जिसकी वजह से आप सही सोच ना पाओ, ऐसा टास्क। एंटोनिम क्या होंगे इसके? अब यहाँ पे डिस्करेज होना है या डीमोरलाइज होना है, तो कौन सा होगा? इनकरेज या कंफर्टिंग, ये क्या होगा उसके एंटोनिम्स हो। समझ गए? तो डॉन्टिंग टास्क, समझ गया ना, एक ऐसा मुश्किल टास्क जिसे हम डिस्करेज हो जाए। अगर मैं पहले ही दिन ये कह देता सबको, मुझको क्या करना है अगले कुछ दिनों में, वी हैव टू स्टडी और वी हैव टू वर्क ऑन सम 4000 इंग्लिश वर्ड्स। 4000 वर्ड्स पे काम करना है। अगर ये टारगेट किसी को देता तो क्या लगता था? सबको यही लगता था कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ अ टास्क, दिस इज अ डॉन्टिंग टास्क। एक डॉन्टिंग टास्क लगता था, राइट। पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन 10 वर्ड्स डेली। 10 वर्ड्स डेली अगर काम करेंगे तो क्या होगा? हर रोज हम 300 वर्ड्स, सॉरी, हर महीने हम लोग 300 वर्ड्स पे काम करेंगे, बराबर। हर मंथ में वी विल वर्क ऑन 300 वर्ड्स। तो हमारे 12 महीने में यानी एक साल में वी विल बी क्लोज टू 3600 वर्ड्स। यानी और 2 महीने लगा दो, और या 1 महीना 1.5 महीना और लगा दो, तो आपका 4000 वर्ड्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो एक साल में अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करो तो ये डॉन्टिंग लगने वाला टास्क भी इजी लगने लगेगा, राइट। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज है ना, पिलग्रिमेज। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। ये भी वर्ड बहुत बार सुना होगा, पिलग्रिमेज। नाउ इज द 31st ईयर, नाउ इज द 31st ईयर ऑफ माई डार्क पिलग्रिमेज ऑन दिस अर्थ। ना, किसी का डार्क पिलग्रिमेज
इस अर्थ का 31st ईयर है। यार पिलग्रिमेज क्यों बोला पता नहीं, लेकिन पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? पिलग्रिमेज मतलब यात्रा या दर्शन करने जाना है, कहीं पे भगवान के यहाँ दर्शन करने जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? पिलग्रिमेज बोलेंगे। यानी अ जर्नी मेड फॉर रिलीजियस रीजंस। रिलीजियस कारणों से अगर हम कहीं जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे होते हैं? हम पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना 4 धाम की यात्रा, तो इट इज अ पिलग्रिमेज। और जो लोग जा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पिलग्रिम्स। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि कश्मीर में कुछ पिलग्रिम्स जा रहे थे और उनकी बस पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो पिलग्रिम्स मतलब दर्शनार्थी, जो दर्शन करने जा रहे थे वो दर्शनार्थी हो गए, और दर्शन करने जाना यानी पिलग्रिम हो गया। बराबर है, दर्शन करने जाना यानी पिलग्रिमेज हो गया। समझ गए? पिलग्रिम्स मतलब दर्शनार्थी और दर्शन करने जाना इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, राइट। इसी के लिए दूसरे वर्ड्स क्या है फिर? सिनोनिम्स, मिशन या यात्रा या रिलीजियस जर्नी। यात्रा या रिलीजियस जर्नी इज अ एक आर दी सिनोनिम्स। देखो ये यात्रा जो है ये हिंदी से इंग्लिश में गया हुआ वर्ड है। तो इंग्लिश में द वर्ड नाउ एग्जिस्ट, यात्रा इज अ वर्ड दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश ऑल्सो। क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, इज द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑस्टेंसिबली। मस्त वर्ड है, कौन सा? ऑस्टेंसिबली। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले ऑस्टेंसिबली का। द इवेंट वॉज ऑस्टेंसिबली फॉर चैरिटी। इवेंट ऑस्टेंसिबली चैरिटी के लिए था, बट ही मेनली यूज्ड इट टू प्रमोट हिज न्यू बुक। क्या बोला यहाँ पे? जो इवेंट था वो चैरिटी के लिए था। कैसे चैरिटी के लिए था? ऑस्टेंसिबली फॉर चैरिटी, बट ही मेनली यूज्ड इट टू प्रमोट हिज न्यू बुक। अब इस पे से ऑस्टेंसिबली का मतलब निकालते आना चाहिए। हमको सारे वर्ड्स तो पता नहीं रहेंगे, आपको ट्राई किस चीज का करना है कि सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालते आना चाहिए। तो द इवेंट वॉज ऑस्टेंसिबली फॉर चैरिटी। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होगा फिर? ऊपर ऊपर की तौर पे तो ये चैरिटी लग रही थी, चैरिटी लग रहा था। चैरिटी का मतलब क्या है? समाज सेवा। चैरिटी का मतलब क्या है? लोगों के लिए काम करना, समाज सेवा। तो ऊपरी तौर पे ऑस्टेंसिबली का मतलब है ऊपरी तौर पे, सुपरफिशियली। सुपरफिशियली तो ये वर्क, ये प्रोग्राम जो था, इवेंट जो था, वो समाज सेवा लग रहा था, बट एक्चुअली क्या करना था? उसको अपनी बुक का प्रमोशन करना था। ही मेनली यूज्ड इट टू प्रमोट हिज न्यू बुक। उसने अपने बुक के प्रमोशन के लिए वो इवेंट का यूज किया। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या है? दिखावे की तौर पर, ऊपरी तौर पर, सुपरफिशियली मतलब ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या हो गया फिर? सीमिंगली, यानी देखने में तो ऐसे लगना, या एपरेंटली, और ऑन द सरफेस या सुपरफिशियली, जैसे मैंने कहा उसको कहेंगे ऑन द सरफेस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सपोजिटली या सुपरफिशियली। ऊपरी ऊपरी तौर पे ऐसा लग रहा था कि ये चैरिटी का विषय है, एक्चुअली वो तो खुद की बुक को प्रमोट कर रहा था। समझ गए? चलो नेक्स्ट, एंटोनिम क्या होंगे इसके फिर? ये तो ऊपरी तौर पे हो गया, तो इज इट ट्रू? नो, ये सिर्फ दिखावा है। तो सही में क्या है फिर इसका? तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सही में मतलब रियली, एक्चुअली या जेन्युइनली। जेन्युइनली, ठीक है। तो जेन्युइनली मतलब सही में, रियली मतलब सही में, और ऑस्टेंसिबली मतलब सिर्फ दिखावे की तौर पे। अंडरस्टूड? ऑस्टेंसिबली। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड इज माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिसेस। चलो, माल प्रैक्टिस तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। मेडिकल माल प्रैक्टिसेस एंड अदर ब्लंडर्स, है ना। ब्लंडर्स का मतलब क्या है? ब्लंडर्स मतलब घोर चूक, ये तो गलती, लेकिन बड़ी गलती, है ना। तो घोर चूक जो करेंगे वो हो गया ब्लंडर्स। तो मेडिकल माल प्रैक्टिसेस एंड अदर ब्लंडर्स आर रिवॉर्डेड विथ ह्यूज सेटलमेंट्स ऑफन इन द मिलियंस। अगर मेडिकल में माल प्रैक्टिसेस हो या फिर बड़ी गलतियां हो तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है, और वो भी कितने में? सेटलमेंट किया जाता है, और वो भी कितने में?
मिलियंस में, यानी उनको सजा नहीं दी जाती बल्कि सेटलमेंट किया जाता है बहुत पैसे लेके और छोड़ दिया जाता है। समझ गए? तो माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होगा? इसमें देखो एक वर्ड है इंपॉर्टेंट का सफिक्स माल, MAL। आपने ये वर्ड सुना होगा माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पता है सभी को, न्यूट्रिशन मतलब खाना, है ना। माल न्यूट्रिशन मतलब जिसको सफिशिएंट खाना ना मिले वो हो गया माल न्यूट्रिशन। या माल नरिश्ड वर्ड सुना अपना, नरिश्ड मतलब सफिशिएंट जिसको खाना मिला हो वो नरिश्ड है। और जो भूखे रहेंगे या सूखे लगने वाले जो बच्चे रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? माल नरिश्ड। माल नरिश्ड मतलब इनको खाना नहीं मिला, ये भूखे हैं, तो उनको कहेंगे माल नरिश्ड। तो माल का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या माल प्रैक्टिसेस में यहाँ पे इट मीन्स बुरा, बराबर है, इनसफिशिएंट या गलत, इस यानी निगेटिव मीनिंग से वो माल वर्ड यूज किया है। प्रैक्टिसेस मतलब जो एक्टिविटीज होती है वो, और माल का यहाँ पे मतलब है बुरी, गलत, गलत प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता? रॉन्ग प्रैक्टिसेस या अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो सही नहीं है। माल प्रैक्टिस मीन्स एन अनजस्ट एक्ट, ट्रीटमेंट और ऑकरेंस। कैसी हो? एक्ट, ट्रीटमेंट और ऑकरेंस अनजस्ट हो। अनजस्ट मतलब गलत, समथिंग दैट इज नॉट राइट, रॉन्ग प्रैक्टिस कॉल्ड माल प्रैक्टिस। तो मेडिकल में अगर ऐसी गलत प्रैक्टिसेस हो या ब्लंडर्स हो तो इनको क्या किया जाता है? इनको रिवॉर्ड किया जाता है। यानी अगर कहीं गलती मिल जाए तो फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाएंगे, वो सिस्टम बोलेंगे ठीक है सजा नहीं देते, चलो पैसे दे दो, मतलब सेटलमेंट किया जाएगा मिलियंस में, बराबर। और इस तरह से माल प्रैक्टिसेस और ब्लंडर्स को छुपाया जाता है। माल प्रैक्टिस मतलब गलत प्रैक्टिसेस। सिनोनिम क्या हो गया इसके? अनफेयर प्रैक्टिसेस या अनफेयरनेस, रॉन्ग या इनजस्टिस, गलत चीजें। एंटोनिम मतलब, एंटोनिम क्या होंगे इसके? कंपीटेंस या सही चीजें, या एफिशिएंसी या एफिशिएंटली किया गया काम, सही तरीके से किया गया काम। ठीक है, तो एफिशिएंसी एंड कंपीटेंस दीज कैन बी एंटोनिम्स फॉर माल प्रैक्टिसेस। अंडरस्टूड? चलने का नेक्स्ट वर्ड पे चलो। कौन सा है वर्ड? फैसिलिटेट। द न्यू वर्ड वी हैव इज फैसिलिटेट। सेंटेंस, चलो सेंटेंस पढ़ो क्या है? द न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। क्या बोला है? जो नया एयरपोर्ट है वो क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा। किस चीज का? द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के डेवलपमेंट को वो फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट करेगा मतलब सपोर्ट करेगा या हेल्प करेगा, इस मीनिंग से कुछ तो भी यहाँ पे दिया है कि अगर नया एयरपोर्ट आता है तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा, मतलब वो नए टूरिज्म बढ़ाने के लिए नया एयरपोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होगा? टू हैव कंट्रीब्यूटेड इन सम वे। ठीक है ना, कुछ किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। लाइक वी आर फैसिलिटेटिंग यू विथ वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट वी आर डूइंग इज वी आर फैसिलिटेटिंग यू, मतलब हम आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स, बराबर। तो सिनोनिम क्या हो गया इसका? फिर सिनोनिम हो गया हेल्प, बेनिफिट या इंप्रूव करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, राइट। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रोवाइड सपोर्ट और टू हेल्प या कंट्रीब्यूट इन सम वे दैट बेनिफिट्स, राइट, दैट इज फैसिलिटेट। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। फैसिलिटेट करना वाली चीजों को फैसिलिटेट ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी इज एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। आई हैव अ रूडिमेंटरी नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। देखो यहाँ पे फर्स्ट एड तब क्या होता है? प्रथम उपचार। पहली बार अगर किसी को अगर कुछ हो जाए तो उसको जो सबसे पहली जो मेडिकल सहायता दी जाती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इसलिए हम जो बॉक्स रखते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। पहली मेडिकल सहायता के लिए, बेसिक मेडिकल सहायता के लिए।
ठीक है, तो पहली नॉलेज, आप सभी को पता है, ज्ञान। तो फर्स्ट एड के बारे में बहुत रूडिमेंट्री नॉलेज है, नॉलेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है रूडिमेंट्री, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव हो गया। फिर तो रूडिमेंट्री का मतलब क्या होगा, बहुत बेसिक लेवल का नॉलेज है, बहुत ही बेसिक। रूडिमेंट्री का मतलब होता है एकदम सिंपल या बहुत बेसिक लेवल का कुछ भी। यहाँ पे नॉलेज के केस में यूज हुआ है, तो बहुत बेसिक नॉलेज है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होगा, समथिंग वेरी बेसिक और सिंपल, कुछ बहुत ही सिंपल हो या बेसिक लेवल पे हो। इसका सिनोनिम क्या होगा, एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक, फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल, इनिशियल या बेसिक। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका, एक्सपर्टाइज या एक्सपर्ट लेवल पे, एक्सपर्टाइज होना, रूडिमेंट्री नॉलेज होना या एक्सपर्टाइज होना, राइट। एक्सपर्टाइज इज एंटोनिम, एडवांस्ड नॉलेज होना, ये भी रूडिमेंट्री का एंटोनिम हो गया। रूडिमेंट्री इज लाइक वेरी बेसिक, बहुत ही इनिशियल लेवल का नॉलेज या इनिशियल लेवल का कुछ भी अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे भी बोल सकते हो, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनके पास ये लैंग्वेज की। समझ गए, क्लियर। चले नेक्स्ट वर्ड पे, shall we move on to the next word? Okay, so the words are over. Now we have the editorial. The editorial is based on Olympic Games. ओलंपिक गेम्स कल से 26 तारीख से ओलंपिक गेम्स शुरू हो गए, उसी पे ये एडिटोरियल है। गो थ्रू इट, देन वी विल रीड इट टुगेदर।
पढ़ लिया? चलो वेरी गुड। डे बाय डे योर स्पीड ऑफ रीडिंग इज इंक्रीजिंग, राइट? जैसे बढ़ रही है स्पीड। चलो कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहो फास्ट। और अगर किसी का नहीं हुआ होगा पढ़ना तो अभी पॉज कर लो, पढ़ लो, फिर शुरू करना, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट। क्या दिया है? पहला दिया है हेडिंग, पहले स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावैगेंजा ऑन द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024। स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावैगेंजा, एक्स्ट्रावैगेंजा का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, है ना, जिसमें ओ हल्ला शोर शराबा खर्चा सब बहुत बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावैगेंट, या उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रावैगेंजा। जैसे हम कुछ दिनों से अंबानी के यहाँ की शादी की वो प्रिपरेशन ही देख रहे, शादी तो अभी दूर की बात है, शादी की प्रिपरेशन ही देख रहे हैं ना, सगाई ये वो, कितना बड़ा, बहुत बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी कह सकते हैं एक्स्ट्रावैगेंजा, बस वैसे ही। द क्वाड्रिनियल कॉन्फ्लुएंस, क्वाड्रिनियल कॉन्फ्लुएंस, क्वाड्रिनियल का मतलब क्या होता है? 4 साल में एक बार होने वाली। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है सारी चीजें एक जगह पे आके मिलना, तो ये कॉन्फ्लुएंस है जहाँ 4 सालों में एक बार हो रहा है। मतलब कॉन्फ्लुएंस है मतलब दुनिया भर के सारे एथलीट्स, सारे स्पोर्ट्समैन यहीं आके मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिनियल कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एथलीट्स, दुनिया भर के सबसे बढ़िया एथलीट्स। द ओलंपिक्स इज बिगिनिंग इन पेरिस फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है? द लेटेस्ट एडिशन डज नॉट हैव द कंस्ट्रिक्टिंग एनवायरनमेंट दैट प्रीसीडेड टोक्यो 2020। इस साल का जो ओलंपिक है जो कल शुरू हुआ, वो टोक्यो 2020 के ओलंपिक जैसा कंस्ट्रिक्टिंग एनवायरनमेंट में नहीं होने वाला। कंस्ट्रिक्टिंग एनवायरनमेंट मतलब बंद दरवाजों के पीछे नहीं होने वाला। क्यों? जो टोक्यो 2020 था वो एक्चुअली 2021 में हेल्ड हुआ था, और कारण हम सबको पता है, इट वाज इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इट वाज प्लेड बिहाइंड द डोर्स। येट दिस अराइव्स एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल चर्न। ये जो ओलंपिक हो रहा है वो ग्लोबल चर्न के वक्त हो रहा है। चर्न का मतलब होता है, चर्न करना पता है क्या आपको? चर्न करना मतलब जब आप ब्लेंडर डालते हो तो किसी बर्तन में अगर कुछ रखा है और उसमें ब्लेंडर घुमाते हो तो ऊपर का नीचे हो जाता है सारा, है ना, सारा ऊपर नीचे होना, दैट इज कॉल्ड चर्न। तो दुनिया भर में ऐसा ही चर्न हो रहा है, सारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है ना, पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, सिस्टम गड़बड़ा गई है, दैट इज कॉल्ड चर्निंग, ठीक है? व्हाइल रशिया रिमेन्स बैंड फ्रॉम द गेम्स, रशिया को तो बैन कर दिया गया है गेम्स से ड्यू टू इट्स वॉर मूव्स, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, वॉर में घुसे पड़े हैं, वो बिजी है इसलिए। इजराइल विल बी प्रेजेंट डिस्पाइट सम डिसेंटिंग वॉइसेस over the manner in which it has dealt with Palestinian issue। जिस तरह से इजराइल ने पैलेस्टाइन के साथ बर्ताव किया है, उस हिसाब से इजराइल भले ही वहां प्रेजेंट हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर रशिया को बैन किया गया तो इजराइल को भी बैन करना चाहिए था, यह ऑथर का कहना है, ठीक है? कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो रशिया को बैन कर दिया, वैसे ही आपने इजराइल को कैसे क्या अलाउ किया? डिस्पाइट सम डिसेंटिंग वॉइस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पैलेस्टाइन पे अटैक किया है उस तरह से इजराइल को भी बैन करना चाहिए था, है ना? इन द मैनर इन विच इट हैज डेल्ट, डेल्ट का मतलब डील का पास्ट टेंस है, डेल्ट, पैलेस्टाइन इशू के साथ इन्होंने जैसे डील किया है। सम इंडिविजुअल रशियंस विल compete अंडर अ न्यूट्रल बैनर, है ना, इंडिविजुअल एथलीट्स आएंगे रशिया से और वे एक न्यूट्रल फ्लैग के नीचे compete करेंगे, न्यूट्रल फ्लैग या न्यूट्रल बैनर, बट द नेशन विल मिस टीम इवेंट्स। टीम इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे नेशंस अलाउड होते हैं। द ओलंपिक्स विथ इट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विल ऑफर a level playing field featuring countries like USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना at one end and an island country like Fiji at the other। क्या कह रहा है ऑथर यहाँ पे कि ओलंपिक ये जो है ये एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ खेला जाता है और ये दुनिया भर के एथलीट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी, फिर चाहे वो एक एंड पे
लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एट वन एंड, अगर वो यूएस चाइना जैसी महाशक्तियां है तो उनके भी एथलीट्स को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट वन एंड आइलैंड कंट्री लाइक फिजी एट द अदर, या फिर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है फिजी का, उनके भी प्लेयर्स को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट, है ना, ये बड़े इवेंट का सिर्फ हिस्सा होना, बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट bequeaths द टाइटल ओलंपियन टू द एथलीट्स, मतलब इस बड़े से इवेंट का एक पार्ट होना, ये भी एक टाइटल की तरह बिक्वीड्स का मतलब होता है एक टाइटल की तरह उनको मिल जाता है या उनका सम्मान होता है जब उनको एक ओलंपियन का टाइटल मिल जाता है। बिक्वीड्स मतलब मिल जाना, ठीक है। बिक्वीड्स द टाइटल ओलंपियन टू द एथलीट्स, यानी उनको ये ओलंपियन का एक टाइटल तो दिया ही जाता है। फॉर्चुनेट टू क्वालिफाई फॉर दिस बिग बैश एंड विनिंग अ मेडल ओनली फर्दर, यानी अगर आप सिर्फ उसका हिस्सा भी हो गए तो भी यू बिक्वीड द टाइटल ओलंपियन, आप ओलंपिक का हिस्सा हो गए तो भी आपको ओलंपियन का टाइटल तो आपका पक्का है, यानी ओलंपियन का ताज तो आपको मिल गया कि ये बंदे ने ओलंपिक खेला है, ठीक है। उसी में अगर, है ना, एंड विनिंग अ मेडल, अगर आपने वहां मेडल जीत लिया, ओनली फर्दर एनहांसेस दैट हेलो, और अगर आपने वहां मेडल जीत लिया तो फिर आपका जो आभा मंडल है, प्रभाव का मंडल है, वो और बढ़ेगा। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है प्रभाव का मंडल या प्रभाव मंडल, या अगर आपने देखा होगा जो जो ग्रेट सेंट्स होते हैं, है ना, कभी आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी तो उनके सर के पीछे जो बना होता है ना गोल, दैट इज कॉल्ड हेलो, ठीक है। ऐसा गोल लाइट का एक चक्र बना होता है, उसे कहते हैं हेलो, मराठी में वलय कहते हैं या हिंदी में उसे प्रभा मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रभा मंडल, आभा मंडल क्या होगा? बढ़ेगा, यानी आपका इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हो तो। पेरिस एंड फ्रांस एट लार्ज, कहाँ हो रहा है ये ओलंपिक? पेरिस में हो रहा है, बेसिकली फ्रांस में हो रहा है। तो पेरिस एंड फ्रांस एट लार्ज विल बी टेस्टेड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट एज द ओलंपिक्स, इवन इफ इट वेस्ट्स द होस्ट विथ सॉफ्ट पावर। इनकी तो टेस्टिंग होगी, ये टेस्ट किए जाएंगे पेरिस और फ्रांस की, ये सही में ये शहर और ये देश ओलंपिक होस्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। एक्चुअली होते तो है, क्योंकि क्या होता है जहां पे ओलंपिक्स होते हैं उनको एक सॉफ्ट पावर तो मिल ही जाती है। इवन इफ इट वेस्ट द होस्ट विथ सॉफ्ट पावर ऑफन अफेक्ट्स द इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां आते हैं तो इकोनॉमी में चेंज आता है। इंडीड देयर वॉज सम रेजिस्टेंस इमैनेटिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सीन, सीन बोले तो वो रिवर जिसके बैंक्स पे पेरिस बसा हुआ है, पेरिस जो रिवर के बैंक पे बसा है वो सीएन रिवर है, ठीक है। तो वहां के लोगों ने, यानी पेरिस के लोगों ने थोड़ा सा रेजिस्ट करने का भी प्लान किया था या कोशिश की थी, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए, इससे अपने को नुकसान होगा वगैरह, ये सारी चीजें। जैसे देयर वॉज सम रेजिस्टेंस इमैनेटिंग, इमैनेटिंग मतलब बाहर आना, इमैनेट का मतलब होता है बाहर आना, तो रेजिस्टेंस भी लोगों का बाहर आ रहा था कि ये सारी चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। ओलंपिक हो रहा है आपके देश में, रेजिस्टेंस का तो चांस ही नहीं बनता था, ठीक। चलो फिर भी हुआ है ये फ्रांस में। चलो अब रीड द सेकेंड पार्ट, देन वी विल रीड इट टुगेदर।
डन, चलो वेल डन, गुड। क्या है फिर अभी? यूएस, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड फ्रांस आर दी बेहेमथ्स चेसिंग ग्लोरी। क्या बोला है? इतने सारे कंट्रीज के नाम ले लिए एकदम से। कौन से कौन से? यूएस, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड फ्रांस आर बेहेमथ्स। बेहेमथ्स मतलब ऐसे बेहेमथ्स एक्चुअली ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत बड़े हैं और जो एक बार अगर निकल पड़े तो बस बस वही चलेंगे, फिर और कोई नहीं चलता। तो ओलंपिक्स के केस में मेडल्स की टैली अगर देखी जाए तो यही कंट्रीज हैं जो अभी तक बहुत लार्ज नंबर्स में मेडल जीतते आई है। तो ये सारे ओलंपिक्स के बेहेमथ्स है, मतलब ऐसे बड़े जानवर जो खाने बैठेंगे तो सारे मेडल्स एक साथ खा जाएंगे। तो ऐसे जानवरों की तरह ये बड़े से, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड बेहेमथ्स। ठीक है ना, दे आर बेहेमथ्स चेसिंग ग्लोरी। तो इनकी अपनी लड़ाई अलग चल रही है क्योंकि ये दे आर द बिग प्लेयर्स, राइट। हाउएवर द गेम्स इज ऑल्सो अबाउट लोन एथलीट डिशिंग आउट मैजिक। पर ये गेम्स सिर्फ इन कंट्रीज के बारे में नहीं है, पर वो एक एक एथलीट के बारे में है जो अकेला लड़ रहा होता है और ग्राउंड पे अपना मैजिक दिखा रहा होता है। डिशिंग आउट मैजिक, जो अपना मैजिक वहां ग्राउंड पे दिखा रहा होता है। एंड गार्नरिंग अटेंशन, गार्नरिंग मतलब अपनी और अटेंशन खींच रहा होता है, कि वो कह रहा होता है कि मैं एथलीट हूं, मैं वो हूं जो ये ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहा है। यू हैव ऑल कम टू वॉच मी, मुझे देखने आए हो। एज उसेन बोल्ट डिड इट इन द पास्ट, जैसे उसेन बोल्ट ने पास्ट में किया है। वेटरन राफेल नदाल एंड द लेटेस्ट टेनिस प्रिंस कार्लोस अल्कराज, ठीक है, दोनों स्पेन से आते। गेटिंग एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट स्पेन इन टेनिस, है ना, राफेल नदाल और अभी कार्लोस अल्कराज भी। विंबलडन का फाइनल कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा के जीता था, देखा था ना हमने, उस पर भी एक एडिटोरियल देखा था, है ना। तो ये दोनों स्पेन से है, राफेल नदाल और कार्लोस अल्कराज। तो वो टेनिस में रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। इज अनदर ग्लिम्स ऑफ द एटर्नल एल्यूअर ऑफ द ओलंपिक्स। और इन दोनों को, तो राफेल नदाल को खेलते देखना इस वैसे ही एक अलग एक्सपीरियंस है, और साथ में अभी नया आया हुआ कार्लोस अल्कराज, इन दोनों को साथ में देखना इज लाइक एटर्नल एल्यूअर। एल्यूअर का मतलब है ऐसी चीज जो हमेशा हमें खींचे, जिसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। अल्यूरिंग हो, अल्यूरिंग का मतलब जिसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, खींचे चले जाए हम उसकी तरफ, दैट इज अल्यूरिंग। और इटर्नल मतलब हमेशा के लिए। तो राफेल नदाल और अल्कराज को साथ में खेलते देखना स्पेन की ओर से ये इटर्नल एल्यूअर की तरह होने वाला है ओलंपिक्स में। ये जब भी होगा तो हम देखेंगे, ठीक। दैट द गेम्स हैज इवन इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक डांसिंग इज अ पॉइंटर टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फाइंडिंग अ लार्जर इम्प्रिंट व्हाइल लाइंस बिटवीन स्पोर्ट एंड आर्ट कॉन्स्टेंटली ब्लर। और जो ये अभी इवेंट होने वाला है, इसमें आर्ट्स यानी क्या कहते हैं हम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लार्ज स्केल पे है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इनके बीच में जो एक लाइन थी वो ब्लर होते हुए दिख रही है। विथ 204 कंट्रीज, 204 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बिसाइड्स न्यूट्रल एथलीट्स एंड अ रिफ्यूजी टीम। देखो 204 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें इंडिया भी एक है, न्यूट्रल प्लेयर्स भी है, यानी जो कंट्री बैन की गई है उनके प्लेयर्स जो न्यूट्रल बैनर के अंडर खेलेंगे, और फिर एक टीम है रिफ्यूजीज की, है ना, जो किसी देश में आश्रय लेने गए, अब उस देश के तो नहीं हो सके, पर वो एक रिफ्यूजी की टीम करके वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जॉसलिंग फॉर अ प्लेस ऑन द विक्टर्स पोडियम। जॉसलिंग मतलब लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ प्लेस ऑन द विक्टर्स पोडियम यानी मेडल जीतने का प्रयास। द ओलंपिक्स प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर स्मॉलर यूनिट्स। ओलंपिक्स क्या करता है, छोटे छोटे यूनिट्स को भी अपनी जगह दिलाता है, जगह दिखाता नहीं है ना, तो जगह दिलाता है। टू कार्व अ नीच एंड स्टन बिगर अपोनेंट्स। टू कार्व अ नीच यानी अपनी जगह बनाने का चांस देता है ना, कि तुम अपना भी नाम रोशन करो। एंड स्टन बिगर अपोनेंट्स,
और बिगर अपोनेंट्स को ये दिखाओ, उन्हें सरप्राइज करके ये दिखाओ, स्टन करो उनको, बताओ कि देखो वी हैव अराइव्ड। मोरक्को defeating Argentina in a tempestuous football game has already added zest to the game। और अभी भी क्या हुआ है, मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराया है और टेम्पशियस फुटबॉल गेम में, यानी बहुत टेंस फुटबॉल गेम में हराया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारा उत्साह और उत्सुकता इस वजह से ओलंपिक्स में ऐड हुई है, राइट। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। बहुत छोटा सा पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। डन, पढ़ा। चलो क्या बोला है अभी देखेंगे। अबव ऑल, इन सब से ऊपर, देखो छोटे छोटे सारे यूनिट्स को अपना जलवा दिखाने का चांस तो मिलेगा, पर इससे ऊपर क्या है, अबव ऑल द ओलंपिक ग्रांट्स होप एंड रिडेम्पशन। ओलंपिक से एक होप और रिडेम्पशन का चांस है। रिडेम्पशन मतलब हुई हुई जो तुम्हारी इज्जत है वो वापस पाने का, इसके लिए। एंड फॉर अ स्ट्राइफ रिडन कंट्री लाइक अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान जैसी स्ट्राइफ रिडन कंट्री, स्ट्राइफ है ना, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, ऐसी कंट्री के लिए ये एक अपना नाम वापस कमाने का भी एक जरिया बनेगा। द इवेंट ऑल्सो सर्व्स एज अ डाइवर्जन, एक डाइवर्जन की तरह भी ये इवेंट सर्व करता है, जहाँ पे हम ये रोज रोज जो वॉर की कहानियाँ सुन रहे हैं या उसी में उलझे हुए होते हैं, इनसे बाहर निकल के थोड़ा सेलिब्रेट करें अपने स्पोर्ट्स को, अपने एथलीट्स को, तो ये एक डाइवर्जन की तरह भी काम कर रहा है। द 1972 म्यूनिक एडिशन, 1972 जर्मनी में म्यूनिक में जो एडिशन हुआ था, मार्ड बाय टेरर स्ट्राइक ऑन इजरायली कंटिजेंट। इजराइल के प्लेयर्स म्यूनिक ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और वहाँ पे उन पे टेरर अटैक हुआ था, उसमें स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल एथलीट्स को मार डाला गया था, ठीक है। तो ये 1972 के म्यूनिक जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हुआ था। तो इट वॉज मार्ड बाय टेरर स्ट्राइक, मार्ड बाय मतलब उस पर एक दाग लगा था टेरर स्ट्राइक का। रिमेन्स अ हैरोइंग मेमोरी, ये हैरोइंग मेमोरी यानी हॉन्टिंग मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी है जो हर ओलंपिक में वो याद दिलाती है, वापस आती है भूतों की तरह की, ऐसा हुआ था। एंड इन अ वर्ल्ड ऑन द बॉइल, सिक्योरिटी विल बी अ कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। और दुनिया में वैसी ही आग लगी हुई है, दुनिया वैसी भी बॉइल हो रही है, मतलब उबल रही है। ऐसे केस में सबसे बड़ी चिंता क्या है, सबसे बड़ी चिंता है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी कंसर्न है ना, फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है। दैट, और दूसरा क्या, दैट सम मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वाटर पोलो स्क्वाड, वाटर पोलो की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, उसके स्क्वाड के कुछ मेंबर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इज ऑल्सो अ रियलिटी चेक व्हाइल ऑल आइज आर ऑन पेरिस। पेरिस पे सबकी निगाहें है, पर इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोगों को अभी फिर से कोविड हुआ है ना। साथ में वाटर पोलो की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ के कुछ मेंबर्स को कोविड हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी सारी नजरें किधर है, पेरिस की ओर, ठीक। चलो, तो दिस इज द एडिटोरियल दैट वी हैड न्यूज़पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू रशियन एथलीट्स
पार्टिसिपेटिंग इन दी ओलंपिक्स। जो रशिया के एथलीट्स हैं और जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सेम मीनिंग टू द वर्ड स्टन। STUN, स्टन का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड। फ्रेज है कार्व अ नीच, कार्व अ नीच, तो ये नीश जो वर्ड है नीश, कार्व नीश, तो ये आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड अ बेहेमथ इन ओलंपिक। कौन सी कंट्री को एक बेहेमथ की तरह कंसिडर नहीं किया गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो दीज आर दी क्वेश्चंस फॉर यू। ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने कहा अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज का एडिटोरियल का ये एनालिसिस था और वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स थे। आई होप ये सारा आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड।